वालेकुम अस्सलाम जी मैम, ठीक आ रही है। चलें जी, ठीक है। जी बेटा, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हमने बेसिक्स देखनी है टेस्टिंग और रिपोर्टिंग की। मतलब अगर आपको कभी कोई रिपोर्ट रीड करनी पड़ जाती है तो आपको उसकी बेसिक्स पता होंगी तो आप कर सकते हैं। कहने वाले कह देते हैं कि सामने नॉर्मल रेंज लिखी तो है, मसला क्या है रीड करने में। लेकिन आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आप इंडिकेशंस नहीं फॉलो कर सकते। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट बेसिक्स का अंदाजा तो होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टेस्ट है, वो है ईएसआर और सीआरपी। लेकिन हम डायरेक्ट ईएसआर या सीआरपी पे मूव नहीं करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करेंगे कि लेट्स अगर हमें किसी ने सैंपल देना है टेस्टिंग के लिए, तो वो हमें कौन कौन सा सैंपल दे सकता है, वो बंदा, वो पेशेंट। हम होल ब्लड को भी एक्सेप्ट करते हैं। हम किस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं? हम नॉर्मल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बाउंड नहीं किया कि आप हिमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रहें, आप इम्यूनोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रहें, आप जेनेटिक्स के डिपार्टमेंट की बात करें या आप केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट की बात करें। मैंने ना बहुत जनरल बात की आपके साथ कि अगर आपने कभी कोई टेस्ट करवाना हो तो आपसे डॉक्टर क्या डिमांड कर सकता है, या जिसने आपका टेस्ट करना है वो क्या डिमांड कर सकता है, या आप इस वक्त किसी का टेस्ट करने लगे हैं तो आप उससे क्या डिमांड कर सकते हैं सैंपल के तौर पे। आप उससे ब्लड ले सकते हैं उसका, आप उससे सीरम ले सकते हैं। सीरम से ही आपने बेसिकली ब्लड निकालना होता, ब्लड से ही सीरम निकालना होता है। देन प्लाज्मा ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं, फीकल मटेरियल ले सकते हैं, मतलब स्टूल ले सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जैसे स्लाइवा है, स्पाइनल फ्लूइड है, सीएसएफ, साइनोवियल फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल से ले सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड है। लेकिन ये सारे तो मिसिलेनियस फ्लूइड्स हो गए ना, अदर बॉडी फ्लूइड्स। हमारा जो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेड हम लेते हैं, या जो हमारा मेजर होता है वो ब्लड होता है, या फिर अगर यूरिन की साइड पे, माइक्रो की साइड पे जाए तो फिर यूरिन होता है। ठीक है। अब हम होल ब्लड पे बात करेंगे। मैंने आपको जनरल बता दिया कि आप किसी से सैंपल के तौर पे क्या क्या ले सकते हैं, ये सब कुछ ले सकते हैं। अब आप ब्लड लें। अब हम ब्लड पे आ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये जो बाकी सैंपल्स हैं ये हमने डे बाय डे डिस्कस करने हैं। जैसे हमारा जो संडे को टॉपिक आएगा वो आएगा यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन का सिंपल जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें तो आपको नाम से टॉपिक के पता चल जाएगा कि उस दिन जो सैंपल लेना चाहिए वो यूरिन का लेना चाहिए। और आज के लिए हमने ब्लड देखना है। ठीक है। अब ब्लड जो है पेशेंट के अंदर उसकी बॉडी में मौजूद है। अगर आपने लैब में टेस्ट करना है तो आपको तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आती। मतलब या तो उनको स्पेलिंग करेक्शन नहीं आती इसकी, या उनको आती ही नहीं है। इसे हम कहते हैं फिलबॉटमी। ठीक है। फिलबॉटमी। और जो ये परफॉर्म करता है, जो बंदा जो इसका एक्सपर्ट होता है, जो प्रोफिशिएंट होता है, स्किलफुल, उसको हम फिलबॉटमिस्ट कहते हैं। ठीक है। मतलब ये 2 इयर्स डिप्लोमा वगैरह भी होता है, आप कर लें तो आप प्रोफेशनली, प्रोफेशनल ग्राउंड पे एज ए फिलबॉटमिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो फिलबॉटमी क्या होती है? ब्लड ड्रॉ करना, ब्लड सैंपल ड्रॉ करना। और अब वो कहाँ से ड्रॉ करना है ये हमारी अगली बात होगी। फिलबॉटमी क्या होती है और फिलबॉटमिस्ट कौन होता है ये आपको क्लियर हो गया। वैसे अब आप इस बात को मजाक में भी कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अब हम इसके लिए 2 इयर्स डिप्लोमा करें। हम मतलब बीएसएन को यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट क्लेम कर सकता है कि हम तो हंसते खेलते आराम से सैंपल ले लेते हैं, पता भी नहीं चलता। तो जी हाँ, आप ले सकते हैं। आपकी भी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आपको वाकई ही नहीं पता चलता और आप हंसते खेलते सैंपल ले लेते हैं। तो लेकिन एक ले पर्सन के लिए ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर एसओपीज होते हैं। ऐसे जाते जाते किसी को सुई मारी और उसमें से खून निकालिए, ये इतना आसान नहीं होता। एक आपका एंगल होता है, एक आपके पेशेंट का एंगल होता है, एक डिस्टेंस होता है और एक तरीका होता है। और लेना कहाँ से है वो चॉइस होती है कि हमने कहाँ से लेना, और प्रेफरेंस होती है। तो ये इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसलिए हम फिलबॉटमिस्ट का जिक्र कर लेते हैं जब हम फिलबॉटमी देख रहे होते हैं। तो सिंपल ब्लड सैंपल को ड्रॉ करना फिलबॉटमी कहलाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम कहाँ कहाँ से सैंपल ले सकते हैं। अब आप कहेंगे आप ये क्या स्टोरी डालने लगी हैं, वीनस सैंपल, आर्टीरियल सैंपल, कैपिलरी सैंपल। हमने तो ना बस अभी तक यही देखा है कि हम वेन पंक्चर करते हैं और उसको हम वेनी पंक्चर कह देते हैं और हम वहां से सैंपल ले लेते हैं। नॉर्मली आप ऐसे कहेंगे तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप वेन पंक्चर कर रहे हैं आप कर सकते हैं। और नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हम करते भी वेन में से ही हैं। कोई मुझे बताएगा वेन कौन सी होती है जहां से हम, हमारी फर्स्ट चॉइस होती है कि हम पंक्चर करें? मीडियम वाइटल वेन।
ब्रेकियल से। शाबाश। जी मीडियन नहीं बेटा, मीडियन क्यूबिटल वेन में है। पहले हम मीडियन क्यूबिटल वेन से करते हैं, और उसके बाद अगर लेट्स की सपोज किसी की नहीं मिल रही तो हम उसको छोड़ तो नहीं देंगे कि भाई जाओ साथ वाले अस्पताल में चले जाओ, हमारे यहाँ कोई काबिल बंदा नहीं है जो तुम्हारा ब्लड सैंपल ड्रॉ कर सके। अगर हमें मीडियन क्यूबिटल वेन नहीं मिल रही तो फिर हम बेसिलिक वेन या सिफेलिक वेन भी ले सकते हैं। प्रिक तो हमने करना ही करना है, सैंपल तो हमने लेना है। टेस्टिंग किए बिना तो उसको नहीं जाने दे सकते ना, अगर वो हमसे टेस्ट कराने आया है। तो हम इतने नाअहल बन जाए कि हम उसे कहें कि हमें वेन नहीं मिल रही तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे। एक अच्छा फिलबॉटमिस्ट या एक जो सैंपल ले रहा है, उसकी यही निशानी होती है कि अगले बंदे में खून है या नहीं है। आपने अपनी काबिलियत के भरोसे पे उसमें से खून निकालना ही निकालना है। अब आपके सामने एक हेल्दी फीमेल बैठी है, आपके सामने एक हेल्दी मेल बैठा है, आपके सामने एक 6 माह का बच्चा है, आपके सामने एक सीवियर ऑन्कोलॉजी का पेशेंट बैठा है, कैंसर का पेशेंट बैठा है। इट डजेंट मैटर, आपको कहा गया सैंपल लेना है तो आपने सैंपल लेना है। अब वो कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम इसलिए इस बात को एक एक चीज पे पढ़ के नहीं छोड़ देते कि मीडियन क्यूबिटल वेन में से, जैसे आपने BD 84 में एमसीक्यू पढ़ा हुआ है, रोस एंड विल्सन में सबने पढ़ा हुआ है, आप सबने एनाटमी तो पढ़ी है, तो वहां पे आपने पढ़ा होता है कि मीडियन क्यूबिटल वेन में से ब्लड ले लेते हैं। तो अगर नहीं मिल रही तो क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। बेसिलिक वेन सिफेलिक वेन यहाँ से ले लेंगे। लेकिन अब वेन ही नहीं मिल रही, बात ही खत्म होगी, कोई वेन नहीं मिल रही, या हम वेन में से लेना ही नहीं चाह रहे, कोई रीजन है, या वहां पे इतने ज्यादा ब्रूजेस हुए हुए हैं, या कोई भी रीजन है कि हम वेन से नहीं लेना चाह रहे, या जैसे कुछ टेस्ट के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जिनमें हम वेन से ब्लड ले ही नहीं सकते। कोई मुझे बताएगा कौन सा टेस्ट है? बहुत ही सुपरफिशियल सा टेस्ट है, आपने एबीजीज। एबीजी। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजीज के लिए नहीं हम सैंपल ले सकते वेन का, उसके लिए हमें आर्टरी ही प्रिक करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि विनस ब्लड भी होता है और आर्टीरियल ब्लड भी होता है, और उसके अलावा इवन के कैपिलरी ब्लड भी हो सकता है। अब जो आपका विनस ब्लड है, सारे स्टेप्स तो आप लोगों को पता है, मतलब ऑलरेडी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रिलिमिनरी स्टेप्स आप में से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो फिलबॉटमी परफॉर्म करते होंगे। ठीक है, आप में से मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स 3rd ईयर 4th ईयर और ग्रेजुएटेड ही हैं, तो मतलब आप लोग फिलबॉटमी परफॉर्म कर चुके होंगे काफी बार, या करते होंगे, या चले नहीं अभी तक की तो आने वाले वक्त में तो आप करेंगे। तो यानी आपको इस चीज का अंदाजा है कि आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है पेशेंट की, उसका नाम लिखना है, एज, सेक्स, जैसे हम अभी ESR डिस्कस करेंगे उसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे कि मेल फीमेल में कितना डिफरेंस आ जाता है। उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो कि हॉस्पिटल अलॉट करेगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, ये तो मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चोचले होते हैं, हम तो नहीं करते। गवर्नमेंट सेटअप्स में तो ये नहीं, इतना वर्कलोड होता है, हम ये कहाँ से कर सकते हैं कि हम अब उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखें, एड्रेस भी लिखें। जी जो मतलब कि बाहर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हम लैब में आने तक या जो सैंपल रिसीव करने तक वो हम नहीं कर रहे होते, लैब टेक्नोलॉजिस्ट नहीं कर रहे होते, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं कर रहे होते, वो मतलब के आपके लैब सेटअप से बाहर काम हो चुका होता है, जो हॉस्पिटल ने लेना होता है उसका सारा डाटा पेशेंट का, वो ले चुके होते हैं। तो अगर मैं आपको इस लेवल पे बात कर रही हूँ, अगर आपने अपनी किसी फ्रेंड का सैंपल लेना है या आपने किसी पेशेंट का सैंपल लेना है जल्दी जल्दी में, तो आप क्या करेंगे? जो चीज ट्रबल शूटिंग कॉज करेगी, जैसे आपने अपनी 2 फ्रेंड्स का सैंपल लेना है और आप इतने एक्साइटेड हैं कि आप अपनी 2 फ्रेंड्स का सैंपल ले रहे हैं, और आपके हाथ में 2 CBC वॉइल्स हैं, और आपने जल्दी जल्दी में दोनों का ही ब्लड ले लिया है। तो आपने 2 से 3 ml ले लिया है, मतलब 2 से 3 cc ले लिया है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आधे मिनट में ही वो वॉइल्स किस तरह एक्सचेंज होंगी। बाद में आप खुद सर पकड़ के बैठे होंगे कि अब इसमें से कौन सा पहली वाली का है, कौन सा दूसरे वाली का है। तो ये क्या किया आपने? आपने मिस लेबलिंग की है, यानी कि एक तो आपने लेबल ही नहीं किया, और अगर आप लेबल कर देते तो इस चीज से आप बच जाते। तो ये आपने एक तरह की ट्रबल शूटिंग कर दी, आपने एक एरर पैदा कर दिया है। ठीक है, रियली स्टार्ट ऑफ दी, अभी तो कुछ किया भी नहीं आपने, मशीन पे सैंपल लगाया भी नहीं, मगर एक इतनी छोटी सी मिस्टेक ने आपके सारे रिजल्ट, अब हो सकता है जब हम CBC करें उन दोनों में से एक एनीमिक निकल आए और एक में पॉलीसाइथीमिया निकल आए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? मतलब कि आपने तो लेबलिंग ही नहीं की। तो इसलिए ये वाला इशू बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम पहले ये वाला काम मेक श्योर कर लेते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन कर लें, हम वॉइस पे या तो कोई निशानी लगा दें, या फिर हम वो करें। और जब हम ये प्रोसीजर प्रॉपरली कर रहे होते हैं, जैसे हमने 100 पेशेंट्स को डील करना है, तब तो वैसे ही इस तरह की हरकत करने की आपको गुंजाइश नहीं है। मैंने तो आपको जस्ट आपके स्टूडेंट लेवल पे बताया कि अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अप्रोप्रिएट वॉइल का होना।
अप्रोप्रिएट वॉइल का होना, इसको हम अपने टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करेंगे कि अप्रोप्रिएट वॉइल का होने का क्या मतलब है। बाकी मैंने आपको लोकेशन बता दिया कि मीडियम क्यूबिटल वेन हमारी वेन ऑफ चॉइस होती है, वो नहीं होगी तो बेसिलिक वेन या फिर सिफेलिक वेन में से हम ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें कि ये इस जगह पे आपकी मीडियम क्यूबिटल वेन लोकेट कर रही होती है, और ये सिरिंज यूज करके क्या किया जा रहा है, आपको ब्लड लिया जा रहा है इस नीडल से। ठीक हो गया। उसके बाद पेशेंट की पोजीशन, ऑफ कोर्स आपकी और आपके पेशेंट की पोजीशन दोनों की ही कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मरीज को सुकून से बिठा दें और आप इतने अनकंफर्टेबल होके खड़े हो जाएं। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप पेनलेस फिलबॉटमी कर ही नहीं सकते। तो आप इतने दया दिल ना बने कि आप उसको बिठा रहे हैं और खुद आप खड़े हो रहे हैं, खड़े खड़े आप फिलबॉटमी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप उसी का नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए आप दोनों की ही सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए और एक डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। बाकी नीडल्स कौन कौन सी यूज होती हैं वो हम सबको पता है कि नीडल्स के लिए जो नॉर्मल ट्रेंड में नीडल डेली यूज में होती है वो अलग होती है। बाकी सीएसएफ की नीडल या बोन मैरो की नीडल्स, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है, मगर वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक हो गया। और बाकी जब हमने पंक्चर करना होता है उससे पहले हम साफ करते हैं, वाइप आउट करते हैं, ताकि वहां पे कोई भी किसी भी तरह का अगर माइक्रोब मौजूद है वो क्लीन आउट हो जाए। ठीक है। तो अल्कोहल स्वैब से, सिंपल एथेनॉल से हम यूज कर रहे होते हैं उसे साफ करने के लिए। ओके हो गया। और बाकी हमारे पास जो दूसरी थी वो आर्टीरियल ब्लड था। आर्टीरियल ब्लड जो होता है उसमें हम आर्टरी प्रिक करते हैं। आर्टरी प्रिक करना बजाहिर थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। वेन प्रिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सेंसिटिव काम नहीं है, आप कर लेते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन आर्टरी प्रिक करते हुए अक्सर ही लोगों के हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि आर्टरी प्रिक गलत हो जाए ना तो जो वो अक्लूड होता है वहां पे, जो वहां पे ब्रूज होता है वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होता। आर्टरी से एक तो ब्लड जब आना स्टार्ट हो जाए तो उसका फ्लो थोड़ा वेन की निस्बत अलग होता है। तो इसलिए आप अगर स्टूडेंट लेवल पे फिलबॉटमी कर रहे हैं तो आपकी चॉइस आर्टरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। आप शौक शौक में मरीज की आर्टरी प्रिक नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, आर्टरी ज्यादा पेनफुल पंक्चर देती है बानिस्बत वेन के। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि एबीजीज के लिए तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें लेना ही वहां से पड़ता है, अदरवाइज हम कैपिलरी भी पंक्चर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम बीटी परफॉर्म करते हैं तब भी हम सिंपल स्किन में पंक्चर कर देते हैं किसी भी लैंसेट के साथ, तो थोड़ा सा हमने लेना होता है ब्लड। तो कैपिलरी ब्लड भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे आपने हील से ले लिया, एयर लॉब से ले लिया, उंगली से ले लिया, जैसे हम बीटी में करते हैं। जो बीटी क्या होता है तो बताए मुझे जल्दी से। ब्लीडिंग टाइम। शाबाश। ब्लीडिंग टाइम, तो आप में से मैक्सिमम लोग ब्लीडिंग टाइम भी परफॉर्म कर चुके होंगे। क्या करते हैं आप, सिर्फ बच्चे की उंगली या चले जो भी है पेशेंट उसकी जस्ट उंगली, छोटा बच्चा हो तो उसकी उंगली को भी यूज कर लेते हैं, हम एयरलोब को भी यूज कर लेते हैं, पाँव की छोटी सी उंगली को भी यूज कर लेते हैं, वहां से ब्लड लेके हम उसका ब्लीडिंग टाइम नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमारा टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ, हम जस्ट फिलबॉटमी का आइडिया ले रहे थे कि आज हमने पढ़ना ईएसआर और सीआरपी। तो यकीनन वो हमें ब्लड कोई दे के जाएगा तो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो ब्लड आया कहाँ से, हम जस्ट उसका ओरिजिन देख रहे थे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आपको जो चीज नजर आ रही है ये है वॉइल। ठीक है। इट्स नॉट वॉइल, इट्स वॉइल, VIAL। आप लोग वॉइल के स्पेलिंग भी गलत करते हैं, फिलबॉटमी के स्पेलिंग भी गलत करते हैं, आप जहां जहां गलती करते हैं मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अब आपने उसको अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे नोट डाउन करना है कि यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। जब आपके लेवल वाले कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए फिर आपने उसको थोड़ा सा सीरियस लेना है, थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह आप कभी भी उस चीज की गलती नहीं करेंगे। तो ये वॉइल है हमारे पास। अब जो वॉइल होती है, जब आपने उसमें ब्लड ले लिया और उसके बाद उसको स्पिन किया, ये जो पहले रेड बॉयल नजर आ रही है इसमें सिर्फ सादा ब्लड डाला हुआ है। फिर जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं हमारे पास लैब में, डिफरेंट तरह की होती हैं, कुछ 1000 पे काम कर रही होती हैं, कुछ 5000 पे, कुछ 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे। मतलब अब डिपेंड करता है ना, जितने आप पैसे लगाते जाएंगे उतनी आपकी मशीन बड़ी होती जाएगी। तो एक तो पोर्टेबल साइज होता है सबसे छोटा, उस पे हम अपने ये सारी सीबीसी वॉल्स, ये जितने भी मतलब इस वाले साइज की वॉल्स हैं उनको हम कर लेते हैं यूज। लेकिन जो ब्लड बैंक में होती है ना, जब हमने ब्लड सेपरेट करना होता है, ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं ब्लड बैंक में, जैसे आप में से कोई आया मेरे पास, लेट्स सपोज आप में से किसी ने कहा कि मुझे प्लाज्मा चाहिए इस ब्लड का, सिर्फ और सिर्फ, या कहा मुझे कि सिर्फ और सिर्फ
आरबीसी चाहिए, बाकी सारा आप रख लें, मुझे सिर्फ ये वाला कंटेंट चाहिए ब्लड का, मुझे पूरा ब्लड नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा जो मरीज होता है उसको होल ब्लड चाहिए ही नहीं होता। जैसे बर्न का पेशेंट, जो जला हुआ मरीज होता है, आप उसको खून ही लगाते हैं, आप उसको प्लाज्मा लगाते हैं, मतलब उसकी बॉडी हाइपोवोलेमिक हुई होती है, वॉल्यूम डिस्टर्ब हुआ होता है, उसका प्लाज्मा लेवल डिस्टर्ब हुआ होता है, तो आप उसको प्लाज्मा लगाते हैं। तो फिर वो वाला प्लाज्मा मैं क्या ब्लड से जल्दी जल्दी, क्या चाहे छाननी जो होती है उसमें से छानूंगी जल्दी जल्दी और आपको प्लाज्मा लैदा कर दूंगी और ब्लड ब्लड सेल्स अपने पास रख लूंगी? ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं स्टेनिंग होती उसकी, ऐसे नहीं उसको लैदा किया जाता। हम क्या करते हैं फिर, हम स्पिनर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, बड़ी बड़ी होती हैं वो वाली सेंट्रीफ्यूज। लेकिन इस लेवल पे अभी हम छोटी छोटी बॉयल्स के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा टेस्ट है ईएसआर, वो तो है ही छोटी सी बॉयल का टेस्ट, तो वो तो छोटी सी पोर्टेबल मशीन पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें 12 14 24 जितनी भी जगह होती हैं। अब हर मशीन का अपना वो होता है कि वो जापान की मशीन है या वो कहाँ का मॉडल कौन सा है, वो मशीन कौन सी है। तो किसी में 12 वॉल्स रखने की जगह होती है, किसी में 24, तो उस लिहाज से फिर हम सेट कर देते हैं उसमें। जब हमने उसको 2 to 3 मिनट्स का स्पिन दिया तो फिर उसकी हालत कुछ यूं हो जाएगी, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स दरमियान में, और आरबीसी सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा छोटा सा वो था कि अगर हम ब्लड को वो करते हैं तो उसके बाद होगा क्या। और आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए कि ब्लड हमारा टोटल बॉडी का वेट बनाता कितना, 8%। आप में से किसी ने अगर ब्लड डोनेट किया हो या चले ब्लड बैंक में ही आप रहे हो, आपने एक चीज नोट की होगी कि हम अपने डोनर का वेट जरूर चेक करते हैं। ये चीज नोट किया आपने? यस मैम। यस मैम। और फिर जाते हुए डोनर खुशी खुशी खुद भी अपना चेक कर रहा होता है कि अच्छा मैंने ब्लड दे दिया है 250 ml। वैसे 250 हम लेते नहीं है, फीमेल्स का ले लेते हैं, बाकी जो मेल्स होते हैं हेल्दी मेल्स, उनका हम 400 या 400 450 के राउंड अबाउट ही ले रहे होते हैं, मतलब हम अपना बैग ऐसे ही फिल करते हैं। लेकिन फीमेल्स हो तो फिर हम छोटा बैग ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे फीमेल्स को फिर खुद अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जो ब्लड है ये हमारा 8% बॉडी वेट बनाता है। आपको ना अपनी बॉडी के हर मेजर ऑर्गन की कंट्रीब्यूशन अपने वेट में पता होनी चाहिए। अगर आप स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कंट्रीब्यूशन भी तो 16% है ना टोटल वेट में। अगर आप 70 किलो के हैं तो उसमें से जो 16% वेट कंट्रीब्यूशन है वो आपकी स्किन की है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की है। ऐसे ही ब्लड की क्या कंट्रीब्यूशन है, 8%। ये आपने याद रखना है। ऐसे लिवर कितना कंट्रीब्यूट करता है, किडनी, हार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि एनाटॉमी आप सबने पढ़ी है तो आपको ये सारी चीजें पता है अच्छे से। ठीक है, अब जो प्लाज्मा जो ऊपर आ गया था वो 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो आरबीसीज है ये 45% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर अब आप नाराज हो गए कि बफी कोट कहाँ गया, इसका तो जिक्र ही नहीं आया। बफी कोट लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इस जगह पे बफी कोट लेस देन 1% होगा। एक छोटी सी लेयर होती है, कुछ भी नहीं होता। ये देखें, ऊपर वाला प्लाज्मा भी इतना ज्यादा, नीचे आरबीसी भी इतने ज्यादा, लेकिन दरमियान में एक बहुत ही पतली सी तय है। ये क्या है, ये आरबीसी, सॉरी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, और ये लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब मैं दोबारा बफी कोड का जिक्र नहीं करूंगी। अब मैं ब्लड को तोड़ने लगी हूँ और मैं उसके दो हिस्से करूंगी। मैंने कहा है मैं बफी कोड का जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आपको वो बता दिया है कि वो लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे। और उसमें है क्या, हमारे डब्ल्यूबीसीज और हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी प्लाज्मा की और आरबीसीज की, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ही हमारे ब्लड सेल से रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड। तो जो हमारे बाकी सेल्स होते हैं वो 45% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और प्लाज्मा 55% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। और अब प्लाज्मा को भी अगर मैं तोड़ दूं तो प्लाज्मा में भी तीन चीजें होती हैं। 90 to 92% उसमें वाटर होता है, बाकी 7% उसमें प्रोटीन्स होती हैं और 2% सोल्यूट्स होते हैं। उन सोल्यूट्स में क्या चीजें आ जाती हैं, आइंस आ जाते हैं डिफरेंट तरह के, और डिफरेंट तरह के उसमें हमारे पास हॉर्मोन्स आ जाते हैं, और डिफरेंट तरह के ही हमारे पास हॉर्मोन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, और कुछ कुछ हमारे पास अदर मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पहले भी पता है, मतलब आप सबने एफएससी में भी ये चीज पढ़ी हुई है कि प्लाज्मा में कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास तीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजिन। इसमें साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती है हमारे पास? ग्लोबुलिन्स। ठीक है, और अगर अबंडेंसी की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। जी, एल्ब्यूमिन। आपने ऊपर भी देख लिया कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट हमारी एल्ब्यूमिन ही कर रही है।
अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एल्ब्यूमिन के सिर्फ 2 लफ्जों में फंक्शंस बता दें, लफ्ज 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो आप मुझे फिर अक्लमंदाना अंदाज में क्या साइनॉप्सिस देंगे कि जी एल्ब्यूमिन के ये 2 फंक्शन है? मैम एक तो ये ऑस्मोटिक कैरियर होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, प्रेशर बड़े को मेंटेन मॉलिक्यूल्स के करते लिए, और दूसरा ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जी शाबाश। तो हमने और रक्षा ने बिल्कुल ठीक बता दिया, ये ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। यानी कि उसको 25 से 30 मैक्सिमम 20 से 25 याद रख सकते हैं आप, 20 से 25 mm ऑफ मर्करी पे मेंटेन करके रखता है, उससे ऊपर नहीं जाने देता। और अगर ये मेंटेन ना कर सके, ना ऊपर ना नीचे, मेंटेन करके रखता है। और अगर एल्ब्यूमिन नहीं होती तो फिर आप देखते हैं कि पेशेंट में एडीमा हो जाता है, क्योंकि उसका ऑस्कोटिक जो ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा होता। तो इसकी रीजन तो आप सबको पता है। कोई बता सकता है एल्ब्यूमिन एडिमा कैसे करा रही है? अगर नहीं होगी एल्ब्यूमिन तो किस तरह एडिमा होगा उस पेशेंट में? इजी सी चीज है, आप सबको पता है। मैम हाइड्रोस्टेटिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रेशर होता है वो वेसल से बाहर को निकाल रहा होता है सारे फ्लूइड्स को, और जो एल्ब्यूमिन है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके सारा कुछ अंदर रख रही होती है। जब हमारे पास एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो एल्ब्यूमिन के 2 फंक्शंस 2 लफ्जों में याद रखने हैं। एक तो ये ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, और दूसरा ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाती है। एल्ब्यूमिन के अलावा फिर हमारे पास फिब्रिनोजिन होती है, वो आप सबको पता है क्लोटिंग क्लोटिंग और कोगुलेशन कराती है। देन हमारे पास ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं। ग्लोबुलिन्स अब हमारे पास काफी रंग बिरंगी माशाल्लाह से मौजूद हैं। अल्फा ग्लोबुलिन्स होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा। गैमा तो आपको पता है क्या होती हैं, गैमा ग्लोबुलिन्स बताएं? एंटीबॉडीज जी एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज होती हैं, शाबाश। अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स में आप याद रख सकते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होती है। उसके अलावा अल्फा 1 में आप याद रख सकते हैं आपके पास अल्फा फीटोप्रोटीन होती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एपीआई मतलब की होगी, एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन होती है, और रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन याद रख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी जो अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स है उसमें सेरुलोप्लाज्मिन आ जाती है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टिन आ जाती है, हेप्टोग्लोबिन, टीबीजी आ जाता है और एएमजी आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप नहीं भी याद रखना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल जब जब सेशन पढ़ाए हैं तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये आपके 4 साल में कहीं ना कहीं काम आता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ग्लोबुलिन्स की टाइप्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें और आप इस एमसीक्यू को फेस ना करें। हो ही नहीं सकता। या आपको इसको बायोकेमिस्ट्री में देखना पड़ता है, या ये पैथो में आ जाता है, या ये क्लिनिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, या फिर ये आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन ये आपकी जान नहीं छोड़ता। तो मैंने आपको सबको आप सभी के ग्रुप्स में ये शेयर किया हुआ है कि अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा और गामा की एग्जांपल्स आपने सारी की सारी याद करनी है। मैंने तो फिलहाल 2 2 ऐड किए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था आपने सारी याद करनी है। जैसे अल्फा 2 में भी यहाँ पे सेलुलोप्लाज्मी और हीमोग्लोबिन है, लेकिन आप हेप्टोग्लोबिन भी याद करें, आप ट्रांसकोटिन भी याद करें। ठीक है, ऐसे ही बीटा ग्लोबुलिन्स है, इसमें सीआरपी आ जाता है जो हमारा आज का टॉपिक है, ट्रांसफेरिन आ जाता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आ जाता है, एलडीएल आ जाता है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हीमोपेक्सिन आ जाता है, ट्रांसफेरिन आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन की टाइप्स थी। ये तो आपकी थेरेटिकल चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, ये आपसे टेस्टिंग में तो एटलीस्ट कोई नहीं पूछेगा, या ये चीज आपको टेस्टिंग में ऐसा हेल्प आउट नहीं करेगी। ये आपको आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करती है और ये आनी चाहिए आपको। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एक्यूट फेज रिएक्टेंट क्या होते हैं? ये इन्फ्लामेशन के मार्कर होते हैं। आपको इन्फ्लामेशन हुई हुई है ये बताते हैं। यानी जब हमें इन्फ्लामेशन हुई होती है तो ये मार्कर्स रेज्ड हो जाते हैं, ये मार्किंग करते हैं। आप मार्कर से क्या करते हैं? पेन से भी सब कुछ कर सकते हैं, फिर मार्कर क्यों? पेन का काम पेन करेगा, लेकिन आपने कुछ चीजें हाईलाइट करनी होती हैं, कुछ चीजों को आपने मशहूर करना होता है, कुछ चीजों को आपने रिमाइंडर्स के लिए रखा होता है कि आपको जल्दी पता चल जाए। जैसे आप डेट लगा लेते हैं, टॉपिक का टाइटल लिख लेते हैं, मार्कर से मार्क कर देते हैं उसको। ऐसे ही अपनी टेक्स्ट बुक पे कुछ चीजों को मार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ मार्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हुई हो तो उसको मार्क कर देते हैं। तो हर वो चीज जो कि इस ये काम कर सकती है वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट कहलाती है। अब हर स्टूडेंट को पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट का पता होता है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट का किसी को भी नहीं पता होता। ये बहुत बुरी बात है, अफसोस की बात के साथ साथ ये बात बुरी भी है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव
हमारे पास एपीपीज जो होते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, ये कौन से होते हैं, ये तो आपको पहले ही पता है, लेकिन नेगेटिव आपको नहीं पता होते। तो पॉजिटिव वाले तो वो होते हैं, आप लोगों को ये चीज रट्टा लगी होती है कि जब भी कोई इन्फ्लामेशन होगी, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, तो फलां चीज रेज्ड हो जाएगी, फलां फैक्टर रेज्ड हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, ये वाली क्वांटिटी या ये वाली जो प्रोटीन है ये रेज्ड हो जाएगी। हम हमेशा ट्रेंड में यही सुनते हैं कि इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, कैंसर्स में चीजें रेज्ड होती हैं, ईएसआर रेज्ड होता है, बाकी सारे मटेरियल रेज्ड होते हैं। लेकिन हम नेगेटिव के बारे में नहीं बात करते क्योंकि ये है बहुत कम। लेकिन कम है तो इसका मतलब हम छोड़ देंगे? बल्कि जो कम होती है वहीं से तो हमने पकड़े जाना होता है। तो इसलिए आपको नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोडक्ट्स का भी पता होना चाहिए। नेगेटिव वो होती हैं जैसे ही इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना शुरू हो, ये कम हो जाती हैं। और ये सबसे मजे की चीज है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसथायरेटिन, जिसको हम प्री एल्ब्यूमिन या फिर वो भी कह रहे होते हैं, हमारे पास ट्रांसथायरेटिन, या आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि जो प्री एल्ब्यूमिन होती है ये ट्रांसथायरेटिन कहलाती है, क्योंकि ये थायराइड के राउंड अबाउट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ऐसे ही रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, ये विटामिन ए के, जब हमने पढ़ा था विटामिन ए तब पढ़ी थी। तो नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोडक्ट्स जो होती हैं, नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होती हैं, इनका काम क्या होता है या ये क्या इंडिकेटर होती हैं, कैसी मार्कर होती है नेचर में, ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में कम हो जाती हैं। जबकि जो पॉजिटिव एक्यूट फेज होती हैं ये हमेशा इन्फेक्शन में ज्यादा हो जाती हैं। तो अब आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप में से कोई क्या कर रहा है, ट्रांसफेरिन या एल्ब्यूमिन चेक कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है नॉर्मल ट्रेंड से। तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं नहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इन्फेक्शन में तो मैंने पढ़ा है हर चीज रेज कर जाती है। तो आपने गलत नहीं पढ़ा, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, क्योंकि हम जो चीज पढ़ते हैं ना, वो नॉर्मली हम पढ़े होते हैं मेजर, मतलब कि जो सबसे मशहूर सी चीज हो, एक्सेप्शंस नहीं पढ़ते हम एक मोटी सी बात और सुपरफिशियल सी बात याद रखते हैं। तो इसलिए वो बात आपकी गलत नहीं होगी। लेकिन आपको अगर वहीं पे ये बात याद आ जाए कि नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट वो होते हैं जो कम हुए होते हैं, और उनमें एल्ब्यूमिन, ट्रांसथायरेटिन, ट्रांसफेरिन और हमारे पास रेटिनॉल बाइंडिंग आ जाती है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि एल्ब्यूमिन ज्यादा है या कम है? क्वांटिटी याद करनी पड़ेगी। कोई बता सकता है क्या क्वांटिटी होती है एल्ब्यूमिन की, क्या मैम कंट्रीब्यूशन होती है, कितने? जी जी। 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। जी शाबाश। और ग्लोबुलिन्स की? मैम 1.5 से 2.5। जी ठीक है। और फिब्रिनोजिन की? 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर। जी ठीक है, शाबाश। तो ये हमने ग्राम पर डेसीलीटर में वैल्यूज याद की हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि ये आपने याद रखनी है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि एल्ब्यूमिन कम हुई हुई है, अगर तो वो किसी गवर्नमेंट सेटअप की रिपोर्ट हुई तो उसपे तो नॉर्मल रेंजेस भी नहीं लिखी होंगी, फिर आप क्या करेंगे? गूगल भी नहीं मिल रहा वहां पे, फिर क्या करेंगे? और किसी ने कह दिया डॉक्टर साहब जरा रिपोर्ट पढ़ के सुना दें, अब वहां तो फिर आपके चेहरे के दो रंग आएंगे और दो जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको पता ही नहीं चलना एल्ब्यूमिन ज्यादा हुई है या कम हुई है। अब वो बंदा पूछ रहा है प्लीज मुझे बता दें, डिहाइड्रेशन हुई है, मुझे क्या हुआ है, मुझे हुआ क्या, बस मुझे ये बता दें। जबकि एल्ब्यूमिन की इंटरप्रिटेशन तो बड़ी मजे की और आसान सी होती हैं। हम आराम से बता सकते हैं कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुई हुई है, सिर्फ इतना सा मसला, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपको नॉर्मल वैल्यू नहीं पता तो फिर तो आपने बड़ा बुरा स्टक होना है। तो आपको इसकी एल्ब्यूमिन की एटलीस्ट नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी जो पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं? हमारे पास सीआरपी है, अमाइलोइड प्रोटीन है, हेप्टोग्लोबिन है, सेरुलोप्लाज्मिन, या यूं कह लें इन चार के अलावा, मतलब नेगेटिव एक्यूट फेज सिर्फ ये चार ही याद रखें आप, इसके अलावा कोई हैं दो तीन लेकिन वो बहुत कम यूज होती हैं। आप सिर्फ ये चार याद रख लें और बाकी आप कंसिडर करें सारी पॉजिटिव है, तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं हिलेगा नहीं, मतलब आप मेंटेन रहेंगे। अभी जो हमने ब्लड सैंपल की कलेक्शन वाली चीज पढ़ी उसमें मैंने आपको एक चीज हाईलाइट की थी, जब मैंने कहा था कि एरर्स आप किस किस तरह के ला सकते हैं, कि अगर आपने वॉइल पे पेशेंट का नेम नहीं मेंशन किया, या फिर आप 1 2 लिख रहे हैं, अल्फाबेट्स लिख रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, निशानी लगा रहे हैं, हम अपनी मदर टंग में बात करें, आप निशानी लगा रहे हैं लेकिन नहीं लगाई आपने निशानी, तो मसला बन गया। अब अगर दूसरा मैंने पॉइंट बोला था कि अप्रोप्रिएट वॉइल का होना बड़ा जरूरी है वरना काम खराब हो जाएगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा है कि अपनी सीबीसी करवा लें, आप में से किसी ने मुझसे अपना केस डिस्कस किया कि मुझे बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है, काम नहीं किया जाता मुझसे, तो मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा जाए आप अपनी सीबीसी करा लें, उसके बाद फिर मैं चेक करके बता दूंगी, मैंने ऐसे कह दिया। अब आपने जाके ब्लड सैंपल आपने अपनी किसी फ्रेंड से विड्रॉ करा लिया, ठीक है, मतलब करा लिया ड्रॉन। उसके बाद आपके फ्रेंड ने सीबीसी का सैंपल येलो टॉप वॉइल में, सीरम वॉइल में निकाल दिया। अब जब आपने जाना है ना अपनी लैब में सैंपल देने, तो वहां जो दो चार लोग टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट बैठे होंगे,
उन्होंने वो आपकी इज्जत अफजाई करनी है ना, कि टेस्ट आप करवाने आए हैं और आप में इतनी अकल शऊर और वो नहीं है, तमीज, आपको यही नहीं पता कि सीबीएसई का सैंपल आप किस वॉइल में उठा के ला रहे हैं। तो फिर आप बड़े मासूमाना अंदाज में कहेंगे कि सॉरी हमें नहीं पता था। तो वो कहेंगे कि आपको नहीं पता तो फिर किसको पता है, हॉस्पिटल में रहने वालों को नहीं पता तो फिर किसको पता होगा कि सीबीएसई का सैंपल किस वॉइल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी तो मशीन ही खराब हो जानी है, पहली बात तो वो लगाएंगे नहीं आपका सैंपल कभी भी। लेकिन कोई वहां उसी तरह का बंदा बैठा हो गया जिसको खुद भी नहीं पता और उसने लगा दिया, तो मशीन ने तो उधर ही रुक जाना है। तो फिर 80 लाख की मशीन आप ला के देंगे उनको जो आपने खराब की है? यकीनन आप नहीं ला के दे सकते। तो सैंपल, वैसे भी सैंपल पहले ही खराब हो जाएगा मशीन पे लगने से पहले। तो अप्रोप्रिएट वॉइल का ना होना हर जगह तबाही और बर्बादी मचा देगा। एक तो आपकी इंसल्ट होगी बहुत ज्यादा, दूसरा आपका सैंपल नहीं लगेगा मशीन पे, तीसरा अगर लग गया तो मशीन खराब हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है उस मशीन का प्रोटोकॉल हो कि वो सिर्फ क्लॉटेड सैंपल को पिक करती है और आपने जिस वॉइल में दिया उसमें एंटी कोआगुलेंट है, और हो सकता है वो मशीन एंटी कोआगुलेटेड ब्लड को पिक करती है और आपने जिस सैंपल वॉइल में दिया वो कोआगुलेटेड है। तो मतलब आपने सब कुछ गड़बड़ कर दी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। इसलिए हमें, इसलिए देखिए मैंने कितनी प्यारी स्लाइड्स में आपके डायरेक्ट ही 3 चीजें ऐड की हैं, ताकि आप एक से नजर छुड़वा के भागे तो वो दूसरी पे आ जाए, और दूसरी से तो तीसरी पे आ जाए। लेकिन अब आप यहाँ से भाग नहीं सकते, आपको आज इसको देखना ही पड़ेगा कि हमारे पास गोल्स होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो कोई मुझे बताएगा जो पर्पल टॉप वॉइल है उसका क्या क्या यूज होता है हमारे पास, जिसे लेवेंडर वॉइल भी कहते हैं? सीबीसी में यूज करते हैं, ये पीएसआर में यूज करते हैं, और में पुम्स में, डैट में में। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सीबीसी में चलें जी, ठीक है, महक ने, महम ने, अक्सा ने, सबने मिलके ठीक बता दिया। आपने मुझे येलो पर्पल वॉइल का बताया है। अच्छा, ये लास्ट ईयर पेपर भी यूएचएस के एमसीक्यू में भी आया था कि जो लेवेंडर वॉइल होती है वो कौन सी वॉइल होती है, येलो वॉइल या फिर पर्पल वॉइल? देने वाले ने शायद कोई मतलब कि लेडी बैठी होंगी, लेजेंडरी लेडी, जिन्होंने ये एमसीक्यू जनरेट किया होगा कि लेवेंडर वॉइल किसको कहते हैं। बेसिकली लेवेंडर कलर का सबको पता होता है, लेकिन अब जिसको नहीं पता तो उस बेचारे का तो गलत होगा। लड़कियों का तो एमसीक्यू बच गया था, ये बाकियों का गलत हो गया था। लेवेंडर बेसिकली मतलब लेवेंडर फूल होते हैं ना इस कलर में, पर्पल कलर में, तो हमें सबको पता होता है कि ये लेवेंडर कलर है। तो किसी ने बुक में नहीं पढ़ा, बुकिश नॉलेज किसी का वीक भी है, तो वो उधर से पकड़ लेगा कि तो फूल होते थे लेवेंडर। तो लेवेंडर कलर की वॉइल, इसको लेवेंडर वॉइल कहना है और किसी को नहीं कहना, क्योंकि इसका कलर पर्पल है, और तो कोई वजह नहीं है इसको लेवेंडर वॉइल क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है स्काई ब्लू कलर में, इसमें हम अपने सारे कोआगुलेशन के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पीटी, एपीटीटी, बीटी। ठीक है, बीटी तो हम हाथ से कर लेते हैं, ब्लीडिंग टाइम अभी भी मैंने आपको बताया कि वो तो छोटा सा प्रिक देना होता है आपने किसी भी कैपिलरी से। तो इसमें जितने भी कोआगुलेशन के टेस्ट हैं, आईएनआर है जो हमारी, आईएनआर क्या होता है? मैम वो रेशो होती है पीटी और एपीटीटी जी, की। जी बेटा, पूरा नाम क्या होता है इसका? यहाँ पे मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मैक्सिमम एमएलटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। नेशनल रेशो। जी, तो आपको आईएनआर का पता होना चाहिए, सिर्फ नाम एटलीस्ट पता हो, रेशो किसकी है बस ये पता हो, बाकी नाम भी पता हो, इट्स ओके। फिर डी डाइमर्स का टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लैब में, कॉमन तो बहुत कॉमन तो नहीं है, हर दूसरे बंदे का नहीं कर रहे। जैसे पीटी एपीटीटी तो किसी के नाक से खून ज्यादा आ रहा है, किसी का खून गाढ़ा हो रहा है, किसी को कहीं जबड़ों से खून निकल रहा है, बस पकड़ के उसका पीटी एपीटीटी कर देते हैं। जितना पीटी और एपीटीटी कॉमन है ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, उतना कॉमन डी डायमंड नहीं है, लेकिन पता आपको होना चाहिए। तो ये सारे के सारे टेस्ट हम इस वाली बॉइल में करते हैं, स्काई ब्लू में। बाकी अगर आपने यूरिन में प्रोटीन्स की एग्जामिनेशन करना है, सीआरपी करना है जो कि हमारा आज का टॉपिक है, एलएफटी करना है, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये मैम लीना आपको डिटेल से पढ़ाएंगी इंशाल्लाह। अमाइलेज देखना है, कोई भी एंजाइम देखना है, कैल्शियम देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट देखना है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आपके लिए बात बहुत आसान कर दी है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या लिपिड प्रोफाइल, उसके लिए आप येलो बॉयल यूज करते हैं, इसको सीरम बॉयल कहते हैं।